दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं। दोस्तों इस अध्याय में हम जानेंगे बीमारी के प्रमुख कारण क्या हैं, स्वास्थ्य क्या है और हमारा स्वास्थ्य खराब क्यों होता है, प्रतिरक्षा क्या है, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं। दोस्तों बीमारी के कई कारण हैं और कई बार हमें ऐसा अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य और रोग एक जटिल समस्या है। इसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं और हम ये भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल होता है। जब हम ये पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम कैसे होगी, तो इन अवधारणाओं के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आप सामान्य रूप से जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई हैं, यानी सजीवों की मौलिक क्रियात्मक इकाई, मूलभूत क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिकाएं कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड आदि से बनी होती हैं। ऐसे तो देखा जाए ये स्थिर प्रतीत होती हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सक्रियता होती है और इनके अंदर कुछ क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं। कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील होती रहती हैं और यहाँ तक कि जिन कोशिकाओं में गति नहीं होती है उनमें भी कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे कि हमारा हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनता है और मस्तिष्क सोचता है। यानी ये सभी गतिविधियां हमारी कोशिकाओं में होती रहती हैं और ये सभी क्रियाएं दोस्तों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे वृक्क में यदि निस्पंदन न हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से सोचने का कार्य है नहीं कर सकता है और इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये कच्चे पदार्थ हमारे शरीर को बाहर से प्राप्त होते हैं, यानी कोशिकाओं और ऊतकों में कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं और ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वो हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है यानी समुचित क्रिया है उसमें कमी के कारण होता है। दोस्तों स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना क्या होता है, आइए जानते हैं। हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना है जिसको हेल्थ कहा जाता है और इस शब्द का प्रयोग भी हम करते हैं, जैसे कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब वो कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। तो इस स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? दोस्तों स्वास्थ्य का अर्थ जो है वो अच्छा रहने से है। हम इस अच्छापन का अर्थ प्रभावी कार्य करना जो है समझ सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यदि वे कहीं घूमने टहलने के योग्य नहीं है तो हम कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति ठीक है और यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो ये कहते हैं कि अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सकता है, उसको स्वास्थ्य कहा जाता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दोस्तों स्वास्थ्य जो है वो केवल हमारा व्यक्तिगत फैक्टर नहीं है, ये सामुदायिक जो है प्रक्रिया भी है। स्वास्थ्य जो है किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस और आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं, जैसे चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मानव समाज में रहता है, इसलिए हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गाँव में, कस्बों में अथवा शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण के द्वारा होता है।
दोस्तों, जैसे कि कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा न करे तो क्या होगा, और नालियां साफ न हो तो क्या होगा। यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है या खुले नाले के रुके पानी में स्थिर पड़ा रहता है, तो इससे खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है और कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सबको सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ता है। काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं और अच्छी आर्थिक स्थिति और कार्य भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना ज़रूरी होता है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो, तो हम प्रसन्न और स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। हम इस प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्याएं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। दोस्तों, दो टर्म आते हैं, स्वस्थ रहना और रोग मुक्त होना। इन दोनों में क्या अंतर है? दोस्तों, यदि हम स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है? अंग्रेजी का ये शब्द डिसबेस, DIS प्लस बेस यानी स्वयं को परिभाषित करता है, बाधित आराम। दोस्तों, रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा, और इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के कोई विशिष्ट कारण का पता होता है। जैसे हमें बिना कारण जाने ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रस्त है, तो हम सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है कि लंबा सांस ले सके, जिससे कि वो अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके, और विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो किसी रोग के लक्षण की जो अभिव्यक्ति होती है, उसके बिना भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जब स्वास्थ्य के विषय में सोचा जाता है तो हम समाज और समुदाय के बारे में सोचते हैं, और रोग के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो देखिए, रोग स्वस्थ रहने में और रोग मुक्त होने में अंतर है। रोग और इसके कारण क्या हैं दोस्तों? रोग किस तरह दिखाई देते हैं? देखिए, कोई रोग है कि नहीं, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? शरीर में कुछ दोष है या नहीं, इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? दोस्तों, हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये हमारी शरीर के क्रियात्मक तंत्र अथवा अंग तंत्र बनाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना विशेष अंग होता है, जिसका विशेष काम भी होता है। जैसे पाचन में आमाशय, पाचन तंत्र जो होता है उसमें आमाशय, आंत होते हैं जो हमारे गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों और अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों और तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है, और ये बदलाव रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं, और इस प्रकार सर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस या मवाद आना, ये सभी लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता लगता है, लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता कि कौन सा रोग है। जैसे सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय अथवा मस्तिष्क का कारण वर्ण शोध भी हो सकता है, या फिर दर्जनों बीमारियों में से एक हो सकता है। रोग के चिन्ह वो होते हैं जिन्हें चिकित्सक या डॉक्टर लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में ये सुनिश्चित संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति को कौन सा रोग है, और चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवाते हैं। आइए जानते हैं तीव्र यानी प्रचंड और दीर्घकालिक रोग, जिसको कि बीमारी कहते हैं। तो तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग या बीमारी क्या है? दोस्तों, बीमारी जो है वो कई कारकों पर निर्भर करती है। सबसे स्पष्ट कारक जिससे रोग का पता चलता है वो है अवधि। कई रोगों की अवधि कम होती है, जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। खांसी, जुखाम बहुत कम अवधि तक रहता है, और अन्य ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन भर बने रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे एलिफेंटाइसिस अथवा फील पांव रोग है, ये भारत के कुछ क्षेत्रों में आम हो चुका है।
दीर्घकालिक रोग अथवा अस्वस्थता क्या होती है? दोस्तों, तीव्र और दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, तो वो हमारे सामान्य स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने का समय नहीं मिलता, लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो इसके अलावा खांसी जुकाम के विषय में, जो हम सभी को होता है, हम में से अधिकांश लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता है। खांसी जुकाम के कारण हमारा वजन भी नहीं घटता, हमारी सांस भी नहीं फूलती और हम सदैव थकान भी महसूस नहीं करते। लेकिन यदि कोई दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों का क्षय रोग से संक्रमित हो जाए, तो कई वर्षों तक बीमार रहने के कारण वजन भी कम हो जाता है और थकान भी महसूस करते हैं। यदि आप दोस्तों किसी तीव्र रोग से पीड़ित हैं, तो आप कुछ दिन के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं, तो स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारे सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी, यानी हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। सबसे महत्वपूर्ण है जानना दोस्तों, रोग के कारक या प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे रोग होता है। दोस्तों, रोग के कारण क्या है? जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसके बहुत से स्तर होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा पतले दस्त या लूज मोशन से ग्रस्त है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कारण वायरस है, इसलिए रोग का तात्कालिक कारण वायरस है। लेकिन अगला प्रश्न ये उठता है कि ये वायरस कहाँ से आता है? तो ये पता चलता है कि वायरस दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया है। तब इसका कारण क्या है कि एक बच्चे को ही दस्त लग गया और दूसरे को नहीं? इसका कारण ये हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ न हो, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा संभव हुआ कि ये बच्चा वायरस के संपर्क में आ गया और वो बीमार हो गया और अन्य बच्चे नहीं हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है? तो शायद बच्चे का पोषण ठीक से न हो, वह पर्याप्त भोजन नहीं करता हो। पर्याप्त पोषण का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता? तो शायद बच्चे के माँ-बाप गरीब हों। ये भी संभव हो सकता है कि बच्चे में आनुवांशिक भिन्नता हो, जो वायरस संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाता है। केवल आनुवांशिक विभिन्नता अथवा कम पोषण के बिना भी वायरस के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये भी रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। प्रश्न ये उठता है कि बच्चे के लिए साफ पानी क्यों नहीं उपलब्ध है? तो हो सकता हो परिवार जहाँ रहता हो वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध न हो। गरीबी और लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे की बीमारी तीसरे स्तर के कारण है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण और सहायक कारण होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग होने का केवल एक ही नहीं बल्कि कई ढेर सारे कारक होते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, संक्रामक और असंक्रामक कारक क्या होते हैं। दोस्तों, रोग के तात्कालिक कारण के विषय में जब हम सोचते हैं, तो भिन्न भिन्न होता है। रोग के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं। वो रोग जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है और इसका कारण ये है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी एक साथ साथ फैल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते हैं, उनके कारक अलग अलग होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते, उनसे समुदाय में फैल जाते हैं, यद्यपि ये बहुधा आंतरिक और असंक्रामक होते हैं। जैसे कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक असामान्यता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन होना और व्यायाम न करना है और ऐसे अनेक रोग हैं जो संक्रामक नहीं होते हैं। पेप्टिक व्रण और नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, कई वर्षों से हम ये सोचते थे कि पेप्टिक व्रण जो आमाशय और ग्रहणी में एसिडिटी से संबंधित दर्द और रक्तस्राव करता है, इसका कारण रहने सहने का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन से आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है। 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानी रॉबिन वारेन 1937 ने इन छोटे छोटे वक्राकार बैक्टीरियाओं के अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। बैरी मार्शल
एक चिकित्सक ने वारेन की खोज में दिलचस्पी ले और उन्होंने इन स्रोतों से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की थी। अपने उपचार में वार्सल और वारेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल और वारेन के इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक व्रण अब दीर्घकालिक और असहाय स्थिति वाला रोग नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक एंटीबायोटिक के उपचार से ठीक हो जाता है। और इस खोज के लिए मार्शल और वारेन को शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि यानी मेडिसिन के लिए 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, रोगों के फैलने के तरीके और उनके उपचार की विधियां और सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं और इसका कारण ये होता है कि इनके फैलने का तात्कालिक कारण संक्रामक है अथवा असंक्रामक, और इसी आधार पे जो है उनका निवारण भी किया जाता है। पहला आइए देखते हैं संक्रामक कारण संक्रामक रोग से संबंधित। सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर किया जा सकता है। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ एक कोशिकीय जंतु अथवा प्रोटोजोआ होते हैं। कुछ रोग बहुकोशिकीय जीवों जैसे अनेक प्रकार के कृमि से भी होते हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स होते हैं। कुछ रोग टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं और बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार के फंजाई द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से दोस्तों मलेरिया और कालाजार नामक रोग होते हैं और आंत्र कृमि के संक्रमण से हम परिचित हैं। इसी प्रकार फीलपाँव नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीसीज के द्वारा होता है। दोस्तों, संक्रामक कारकों के बारे में हम क्यों सोचते हैं? दोस्तों, ये वर्ग उपचार की विधि को निर्धारित करते हैं और इन वर्गों के प्रत्येक सदस्यों के जैविक गुणों में समानता है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया। इस कारण उसी आधार पर उनका उपचार भी किया जाता है। सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में गुणन अत्यंत तेज़ी से होता है और जिसके कारण होता ये है कि तेज़ी से होने के कारण बहुत तेज़ी से इनका फैलाव होता है। देखिए, यहाँ पर संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा चित्र जो है स्टेफोलोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक है, ऊपर बाईं ओर की रेखा में 5 माइक्रोमीटर माप को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा, यह निंद्रालु व्याधि का कारक है और यहाँ पर लेशमानिया कालाजार व्याधिकारक प्रोटोजोआ है और गोल कृमि यहाँ पर देखिए ये एस्केरिस लुब्रिकाइडिस छोटी आंत में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप एक वयस्क गोल कृमि के आकार के अनुमान से ये ली गई है। दोस्तों, सभी बैक्टीरिया देखा जाए तो एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। वायरस में होता है ऐसा, अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होती हैं। देखिए, कुल मिलाकर एक औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, यह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेगी, लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे जो वायरस से संक्रमित हैं उन पे और बैक्टीरिया से जो संक्रमण है उनके दोनों में अलग अलग जो है दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। हम एंटीबायोटिक का उदाहरण लें तो सामान्य बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है, जिससे बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता है। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है और इस प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीसीज को। वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता है और यही कारण है कि कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं होता है। यदि हम खांसी जुखाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समय अवधि कम नहीं होती है। यदि वायरस संक्रमित खांसी जुखाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर उपयोगी होगा, न कि वायरस के संक्रमण पर।
तो दोस्तों, रोग फैलने के साधन कौन-कौन से हैं? संक्रामक रोग फैलने के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें संचारी रोग भी कहा जाता है। ऐसे रोगों के सूक्ष्मजीव हवा में फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खाँसी करता है। उस समय छोटे-छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं। उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति है तो श्वास द्वारा ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें सूक्ष्मजीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों में जुकाम, निमोनिया और क्षय रोग हैं। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम खांसी जुकाम से ग्रस्त किसी पास के बैठते हैं तो हमें खांसी जुकाम हमको भी हो जाता है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं या कुछ रोग ऐसे हैं जो जल द्वारा फैलते हैं। जब संक्रमणीय रोग या हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणुओं को एक नया पोषी मिल जाता है और इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण फैलते हैं। छोटी छोटी बूंद के वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रवाहित होती रहती हैं। इसके अलावा लैंगिक प्रक्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्मजीवी रोग जैसे सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाएं। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाने अथवा गले मिलने या खेल कूद से नहीं होते हैं, बल्कि एड्स जो है वो लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण के द्वारा भी होता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा ये फैल सकता है। दोस्तों, हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ लोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणुओं को रोगी से लेकर नए पोषी तक पहुंचा देते हैं, इसलिए ये मध्यस्थ का काम करते हैं, जिनको कि रोगवाहक या वेक्टर कहा जाता है। सामान्य रोगवाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर भी अनेक समतापी प्राणियों, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उस पर निर्वाह करता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को रोग फैलाते हैं। अब आइए देखते हैं अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। दोस्तों, विभिन्न संसाधनों के द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म जीव की अपेक्षा हमारा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, ऊतक आदि हैं जहाँ ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा ऊतक में जाते हैं अथवा वे अलग अलग स्थानों पर जाते हैं? इसको जानना जरूरी है। देखिए, सूक्ष्मजीव के विभिन्न स्पीसीज जो हैं शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो फेफड़ों में जाते हैं। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो आहार नाल में रहेंगे, जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। यकृत में जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो कि पीलिया के कारण है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। एचआईवी वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है। इसके अलावा मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं वो यकृत में जाते हैं। उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में जाते हैं। इसी प्रकार जो जापानी मस्तिष्क ज्वर या जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, इसके वायरस मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचते हैं, लेकिन ये मस्तिष्क को संक्रमित करते हैं। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण और चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण करता है तो लक्षण खांसी अथवा कम सांस आना होंगे, और यदि यकृत पर आक्रमण होता है तो पीलिया होगा, और मस्तिष्क पर आक्रमण हो तो सिर दर्द, उल्टी, चक्कर या बेहोशी होता है। यदि हम ये जानते हों कि कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण किया हुआ है और उनके कार्य क्या हैं, तो संक्रमण के चिन्ह और लक्षण का अनुमान लगाया जा सकता है। संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतकों के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं, और इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना और दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे कि बुखार होता है। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं।
जैसे HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता है। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है और आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकता है। इसलिए अन्य संक्रमण HIV एड्स के रोग की मृत्यु का कारण बनते हैं। दोस्तों, रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति और शरीर में स्थित सूक्ष्मजीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्मजीवों की संख्या बहुत कम है तो रोग भी बहुत कम दिखाई देगा, और यदि उसी सूक्ष्मजीवों की संख्या अधिक है तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत तेज होगी और इससे जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्मजीवों की संख्या को निर्धारित करता है। इस विषय में हम आगे पढ़ेंगे। उपचार के नियम क्या हैं? दोस्तों, जब कोई बीमार पड़ता है, अस्वस्थ होता है तो हम क्या करते हैं? दोस्तों, संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो ये कि रोग के प्रभाव को कम कर दिया जाए और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दिया जाए। पहले उपाय के रूप में ऐसा उपचार किया जाता है जिसमें लक्षण कम हो जाते हैं। लक्षण प्रायः शोथ के कारण होते हैं, जैसे बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग किया जाता है। हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण करते हैं जो हमारे स्वस्थ होने के लिए सहायक होता है। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्मजीवों को समाप्त नहीं करते हैं और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हमें सूक्ष्मजीवों को मारना पड़ेगा। सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए सबसे पहले उनके वर्ग को पहचानना होगा और ऐसी दवाइयों का उपयोग करना होगा जो इन वर्ग के जीवों की जैव प्रक्रिया को बाधित करे। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं कर सकते, जैसे हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित भी न करे और बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके, और ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। दोस्तों, इसी प्रकार कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो मलेरिया के परजीवी या प्रोटोजोआ को मारती हैं। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषध को बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। यानी वायरस को शरीर में मारना या उसको समाप्त करना बहुत कठिन होता है। दोस्तों, HIV वायरस को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। निवारण के सिद्धांत क्या हैं? दोस्तों, किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए 3 कठिनाइयाँ आती हैं। पहली कठिनाई ये है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। दूसरी ये है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, यानी सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी ये है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाए, जिससे उपरोक्त कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा होता है। दोस्तों, रोगों के निवारण करने के लिए सामान्य विधि एक है और दूसरी विशिष्ट विधि है। फैलने की विधियों को जब हम जानते हैं तो उससे आसानी हो सकती है। जैसे वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों के बचाव के लिए हमें खुले स्थानों में रहना चाहिए, भीड़ भरे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। जल द्वारा फैलने वाले रोगों के से हम साफ जल पी सकते हैं। पानी में स्थित सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए उपचार भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे वातावरण हैं जहाँ पर मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग हैं तो हम खुले जल के स्रोतों को बंद कर दें, जल को ढकें और मच्छर को पनपने न दें। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के कुछ और नियम हैं। जैसे हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि रोगाणुओं से लड़ता है, हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में ही जैसे कोई संक्रामक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और यदि ये उनसे लड़कर उन्हें मार देती हैं तो हमें रोग नहीं होता है। लेकिन यदि अगर जो वो नहीं मार पाती हैं तो उनका नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसे लोगों में वो समस्या आ जाती है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होता है यदि हमें पर्याप्त भोजन और पोषण न प्राप्त हो। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में भोजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता।
दोस्तों, जैसे कि सामान्य रूप से देखा जाए तो संक्रमण से बचने की ये सामान्य विधियां हैं। कुछ विशिष्ट विधियां हैं, जैसे इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत होती थी। लोग रोगी के पास आने से डरते थे, उन्हें डर होता था कि उन्हें चेचक न हो जाए। एक वर्ग ऐसा था जो चेचक से नहीं डरता था, वो उसकी सेवा करता था। और यह वर्ग वह था जिन्हें बहुत भयंकर चेचक हुआ था, लेकिन फिर भी वे जीवित रहे, लेकिन उनके शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे। यदि एक बार किसी को चेचक हो जाए तो चेचक के रोग होने की पुनः संभावना नहीं होती। इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की ये विधि है। ऐसा इसलिए होता है, जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र में पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं की प्रतिक्रिया करता है और फिर उसका विशिष्ट रूप से स्मरण करता है। तो एक प्रकार से जब उस प्रतिरक्षाकरण या उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है, तो फिर से दोबारा रोग नहीं हो सकता है। टीकाकरण या वैक्सीनेशन का यही नियम है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। यह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं, और जिसके कारण होता यह है कि वास्तव में ये रोग नहीं करते हैं, लेकिन रोग करने वाले रोगाणुओं को रोग करने से रोकते हैं। प्रतिरक्षा क्या है? तो दोस्तों, परंपरा के अनुसार भारतीय और चीनी चिकित्सकीय तंत्र में कभी-कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम एडवर्ड जेनर था, उसने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक हुई है, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गो चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गौ चेचक दिया और उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण ये है कि चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। लैटिन में काऊ का अर्थ है वाक्का और काउपाक्स यानी गौ चेचक का अर्थ है वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया था, जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। ये बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम भी होते हैं। ऐसे कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जब ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हों। और हेपेटाइटिस के कुछ वायरस, जिससे पीलिया होता है, पानी द्वारा संचरित होता है। हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में अब जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है, तब तक वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है। इसका कारण वह है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका होता है। और ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है, क्या आप टीका लगवाएंगे? तो दोस्तों, टीका लगवाने के लिए ज़रूरी ये है कि टीका इसलिए लगवाया जाता है कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सके। दोस्तों, आइए जानते हैं हम बीमार क्यों होते हैं, इस अध्याय का सारांश। स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन की एक समन्वित अवस्था को स्वास्थ्य कहा जाता है। किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक, पर्यावरण और आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। रोगों की अवधि के आधार पर इसे तीव्र और दीर्घकालिक 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। रोग के कारक संक्रामक अथवा असंक्रामक हो सकते हैं। संक्रामक कारक जीवों के विभिन्न वर्ग से हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव और बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। रोग का उपचार उसके कारक रोगाणु के वर्ग के आधार पर किया जाता है। संक्रामक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोग वाहन द्वारा फैलते हैं। संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं। टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है, और संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता और टीकाकरण की सुविधाएं सभी को उपलब्ध हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 9वीं कक्षा के विज्ञान का जो है अध्याय 13 था। ये हमने इसमें देखा कि हम बीमार क्यों होते हैं, उनके कारणों की चर्चा की, और इसी आधार पे हमने देखा कि रोगों के या बीमारियों के प्रकार कौन से होते हैं, उनके निवारण के कौन कौन से उपचार शामिल हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।